Yes, good morning everyone. This is our chapter मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. अभी तक आप फ्लूइड पढ़ चुके हैं, सब्सटेंस जो फ्लो करता है, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर. प्रेशर का वेरिएशन डेप्थ के साथ अपन ने सीखा था, P2 माइनस P1 इक्वल्स टू H rho G. एयर जो प्रेशर लगाती है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब 1.013 into 10 power 5 पास्कल. अगर ये मरकरी का लेवल 1 mm ऊपर चढ़ जाए तो इसे प्रेशर को 1 टोर बोलेंगे. 1 टोर में 133 पास्कल होता है, 1 बार में 10 पावर 5 पास्कल होता है. हाइड्रोलिक मशीन ये प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे काम करती है. एक तरफ प्रेशर लगाती है तो सब तरफ प्रेशर फील होता है, ये पास्कल लॉ है. हाइड्रोलिक लिफ्ट इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है. एक तरफ फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो उतना ही प्रेशर दूसरी जगह भी मिलता है. ब्रेक में भी यही हो रहा है, एक जगह प्रेशर लगा रहे हैं तो दूसरी जगह प्रेशर उतना ही मिल रहा है और ये ड्रम पे ये ब्रेक शू जाके चिपक रहे हैं और ब्रेक लग रहा है. फ्लूइड अगर मोशन में है तब उनकी पढ़ाई फ्लूइड डायनामिक्स कहलाती है. स्टेडी फ्लो, अगर हर पॉइंट से फ्लूइड जब निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, लेकिन नहीं है कांस्टेंट तो टर्बुलेंट, और इस पाथ को स्ट्रीमलाइन बोलते हैं. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपन ने डिराइव करी थी, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2. जितना मास इस पोर्शन से निकलेगा पर सेकंड उतना ही इस पोर्शन से भी निकलेगा पर सेकंड. मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख के आगे सॉल्व कर सकते हैं. बर्नौली थ्योरम में क्या सीखा था? बर्नौली थ्योरम में ये सीखा था कि अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी ट्यूब में, स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा है, तो हर पॉइंट पर एनर्जी कांस्टेंट होगी. मतलब P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, ये किसके बराबर होगा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G H2. ये है बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वेशन. मतलब प्रेशर प्लस हाफ रो V प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट. ये पूरा डेरिवेशन करा गया था इसका. फिर बताया था ऑरिफाइस से लिक्विड निकल रहा है. ऑरिफाइस एक स्मॉल होल होता है, उसे ऑरिफाइस कहते हैं, और इसमें निकलते हुए लिक्विड को इफ्लक्स कहते हैं. उसकी वेलोसिटी निकालनी है. एक बहुत बड़े कंटेनर में एक छोटे से छेद को ऑरिफाइस कहते हैं. ये पानी नीचे आ रहा है लेकिन इसके आने की वेलोसिटी अप्रॉक्स 0 रहेगी क्योंकि ये छेद बहुत छोटा है. तो बर्नौली थ्योरम निकाल के इसकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं. तो बर्नौली थ्योरम बोलता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 किसके बराबर होगा? P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. चाहे रो को इधर लिख दो, डी या रो एक ही बात है. H1 की जगह ये लिख दिया, H2 की जगह H डैश. सॉल्व करा तो ये आंसर आ गया. वेंचुरीमीटर ये भी बर्नौली प्रिंसिपल को यूज करता है और उसकी मदद से यहाँ पर वेलोसिटी या यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2. H1 और H2 सेम है अगर, तो उनको यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है. फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के V2 की वैल्यू रख सकते हैं. और अब तो आप पढ़ ही लोगे, सिंपल V1 निकालना है. P1 को इधर ले जाएंगे तो P1 माइनस P2 H रो जी के बराबर लिख देंगे. ये पिछली क्लास में सीख लिया था. ब्लड फ्लो करता है, अगर कहीं प्लैग हो, मतलब कोई मान लीजिए कोई डिपोजिशन हो गया तो वहाँ से तेज वेलोसिटी से निकलेगा ब्लड. इससे क्या होगा? तेज वेलोसिटी से निकलने के कारण बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा इंटरनल के मुकाबले, और ब्लड की जो ट्यूब है वो कोलैप्स होगी, हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा. डायनेमिक लिफ्ट, इसको यहाँ से समझ लें, ज़्यादा बेटर रहेगा. यहाँ से अपन ने दबाया बैलून, एयर सारी निकल गई तो यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो गया, एंड ड्यू टू इंटरनल प्रेशर द लिक्विड फ्लो आउट. ट्रेन के पास चलती, बहुत फास्ट स्पीड से ट्रेन आ रही है तो उसके पास प्लेटफॉर्म में उसके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पे एयर का प्रेशर बिल्कुल डाउन हो चुका है तो बाहर प्लेटफॉर्म की एयर धक्का मारेगी अपन को और ट्रेन की तरफ फेंक देगी. ठीक है. विस्कोसिटी, लिक्विड की जब लेयर्स, एक लेयर फ्लो कर रही है, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे एक लेयर दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, आगे बढ़ने से रोक रही है, इसे विस्कोसिटी बोलते हैं. और ये जो विस्कस फोर्स होता है ये किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट.
वेलोसिटी जिससे वो पहली लेयर जा रही है, ये फोर्स डिपेंड करता है dx पर, दो लेयर के बीच के डिस्टेंस पर। इन सबको साथ में लिख दें तो F इज प्रोपोर्शनल टू A du बाय dx। प्रोपोर्शनल आएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा ईटा। इसे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट बोलते हैं। स्टोक्स लॉ क्या पढ़ा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डाला अपन ने, तो नीचे जा रहा है तो फ्लूइड की लेयर इसे चिपक रही है, पीछे पीछे खींच रही है, और एक टाइम आएगा जब इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, उसमें कांस्टेंट फोर्स लग रहा होगा, दैट इज 6 पाई ईटा RV। R इज द रेडियस, V इज द वेलोसिटी कांस्टेंट। अब इस वेलोसिटी को फॉर्मूला निकाला अपन ने, क्या निकाला, ये डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड फोर्स में क्या क्या लिखा था, एक तो अपथ्रस्ट लिखा था और एक विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV, ये अपवर्ड फोर्स लिखा था, है ना। डाउनवर्ड फोर्स में mg लिखा था और mg को भी अपन ने लिख दिया था 4/3 पाई r क्यूब d g। इसको इसके बराबर रख दो और v निकाल लो। रेनॉल्ड नंबर में क्या सीखा था, रेनॉल्ड नंबर की मदद से अपन पता कर सकते हैं कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है, टर्बुलेंट है या कैसा है। अगर ये वैल्यू 1000 से कम आ रही है तो स्ट्रीमलाइन, इससे ज़्यादा आ रही है 3000 से ऊपर तो टर्बुलेंट, और बीच में आ रही है तो अनस्टेबल। सरफेस के मॉलिक्यूल आपस में पास ही रहना चाहते हैं, ठीक है। इस इंटरनल अट्रैक्शन को सरफेस टेंशन बोलते हैं। आप बाहर से खींचोगे तब ये अपने आप को अपनी जगह पर ही लाने की कोशिश करेंगे, अंदर ही अंदर खिंचाव रहेगा इनके बीच में, इसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। और जब आप बाहर से वर्क करते हो, ये इसका एरिया बढ़ाते हो तो एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें, ये डेरिवेशन करा था। अब आज अपन एंगल ऑफ कांटेक्ट देख रहे हैं। अगर कोई लिक्विड है और ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं तो लिक्विड की शेप ऐसी हो जाएगी। उस केस में यहाँ पर जो ये ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है लिक्विड के साथ इंटरनल, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। या फिर अगर कोई लिक्विड अगर चिपक नहीं रहा है किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसकी शेप ऐसी हो जाएगी जैसे मरकरी ग्लास से चिपकता नहीं है। उस केस में टेंजेंट खींचने के बाद ये जो एंगल बन रहा है इंटरनली, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। देख लो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। अगर कोई लिक्विड चिपकेगा ग्लास से तो उसकी शेप ऐसी हो जाएगी, और नहीं चिपकेगा तो कॉन्वेक्स शेप हो जाएगी। अब देखिए फोर्स ऑफ कोहेजन और एडिशन, दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स को फोर्स ऑफ कोहेजन बोलते हैं। जैसे पानी का पानी से अट्रैक्शन, जाइलम में पानी मूव करता है ना, तो पानी का पानी से अट्रैक्शन रहता है। और फोर्स ऑफ कोहेजन होने के बाद फोर्स ऑफ एडिशन क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन। जैसे ग्लास और मरकरी, ठीक है, या ग्लास ऑफ वाटर, है ना, मरकरी नहीं वाटर। तो वाटर इस ग्लास से अट्रैक्ट होने लग जाता है, ऐसे खींचता है, तो इसलिए इसकी शेप ऐसी हो जाती है कॉनकेव। यहाँ पर ये अट्रैक्शन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए कॉनकेव। चलिए अब अपन देखेंगे अगला डेरिवेशन, एक्सिस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप एंड बबल। सपोज करो ये लिक्विड की ड्रॉप है, अपन ने इसको एनर्जी दी, हीट दी, कुछ भी दिया, ये इसके रेडियस r से r प्लस डी आर हो गया, बहुत नेग्लिजिबल बढ़ गया मान लो, ठीक है। तो फोर्स क्या लिख सकते हैं इस केस में, प्रेशर इनटू एरिया, एरिया 4 पाई r स्क्वायर। प्रेशर, इंटरनल प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर, आउटर भी तो कोई प्रेशर लग रहा होगा, इंटरनल लग रहा है तो आउटर भी तो लग रहा होगा। अब तुमने वर्क करा, फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट करा, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, वर्क का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, टेंशन इनटू इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो आपको इस तरह से ये मिलेगा, डेल्टा r स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दें तो ये चीज़ मिलेगी। अब वर्क और एनर्जी तो बराबर होते हैं, इन दोनों को बराबर रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटरनल प्रेशर माइनस आउटर प्रेशर इक्वल्स टू 2t बाई r आएगा। और अगर बबल की बात करें तो उसमें दो सरफेस है, एक ये वाली सरफेस और एक इंटरनल सरफेस, तो उसमें ये टेंशन डबल हो जाएगी, तो दिस इज 4t बाई r फॉर बबल, ठीक है। डायरेक्ट 4t बाई r कर सकते हैं आप।
तो इस तरह से अपने डेरिवेशन कराएं, देख लें एक बार अच्छे से ध्यान से। चलिए अब देखते हैं कैपिलरिटी। कैपिलरी एक बहुत फाइन ट्यूब होती है, बहुत पतली ट्यूब। जब इसको लिक्विड में डालते हैं तो लिक्विड उसके अंदर अट्रैक्ट होता है और उसके अंदर मूव करता रहता है जब तक कि इंटरनल वेट, मतलब वेट बैलेंस नहीं हो जाता अपवर्ड फोर्स के। अगर कोई लिक्विड चिपक रहा है तो ऊपर जाएगा और नहीं चिपक रहा तो नीचे आएगा। तो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब, बहुत फाइन ट्यूब में लिक्विड का ऊपर या नीचे जाना, इसे कैपिलरिटी बोलते हैं। जैसे ऑयल विक होती है, दिवाली पे इन पे दिए हुए जलाते हैं अपन, तो उसमें थ्रेड जो हैं, थ्रेड के बीच में पतली पतली ट्यूबें बन रही है इस तरह से। तो वो जो ऑयल है, ऑयल इन ट्यूब से ऊपर आता रहता है और ये बत्ती लगा रखी है उस तक पहुंचता है और यहाँ पर फ्लेम के रूप में जलता है। ठीक है। पैन, ब्लॉटिंग पेपर, प्लांट के अंदर जाइलम फ्लोएम, सब में ऐसी ट्यूबें होती है जिससे वाटर का राइज होता है। अब राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, इस चीज को अपन समझेंगे। मान लो ये एक ट्यूब है, ये लिक्विड में रखी हुई है। लिक्विड इसकी सरफेस से अट्रैक्ट होकर ऊपर चढ़ता जा रहा है, यहाँ तक पहुंच गया। बस अब इसे ऊपर नहीं जा पाएगा। ऊपर लगने वाला फोर्स, ये खिंचाव को टेंशन बोल रहे हैं, इससे इस डायरेक्शन में कितना इफेक्ट पड़ेगा, टी कॉस थीटा। एक पॉइंट पर टी कॉस थीटा, दूसरे पे टी कॉस थीटा, तीसरे पे टी कॉस थीटा, चौथा, पांचवा, छठा, सब पे टी कॉस थीटा। ये कैसा एज दिख रहा है, सर्कुलर। तो टोटल अपवर्ड फोर्स हो गया टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ऊपर कैसा दिखता है, पानी को टॉप व्यू देखो तो कैसे दिखता है, ऐसा दिखेगा ना, किसी गिलास में पानी भरा हुआ है तो। ये तो अपवर्ड हो गया। अब डाउनवर्ड फोर्स निकाल लेते हैं। डाउनवर्ड फोर्स क्या था, वेट। एक तो यहाँ तक के पानी का वेट ले लो और ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साइड में किनारों पे पानी है ना, उसका भी वेट ले लो, दोनों वेट को ऐड करना है, तो वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड बराबर हो जाएंगे ना, तब ये पानी का फ्लो ऊपर चढ़ना रुक जाएगा। तो डाउनवर्ड फोर्सेस निकालें। वेट, वेट कैसे निकालें, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी। एम जी, अब मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका है, यहाँ तक का वॉल्यूम प्लस इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एच हाइट प्लस वॉल्यूम ऑफ मेनिस्कस। इस एजेस के पास में को मेनिस्कस बोलते हैं। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगाएं, एच हाइट तक का पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम। और मेनिस्कस का क्या लगाएं, मेनिस्कस का कैसे लगाएं, देखो फॉर्मूला, ये वाले पार्ट को मेनिस्कस कहते हैं। ये कैसे निकालें, यहाँ से भी इमेजिन कर लो सिलेंडर, उसमें से हेमिस्फीयर माइनस कर दो तो ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसकी रेडियस आर है, हाइट भी आर है, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मैथमेटिकली देखो आराम से, ये पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। अभी डायमीटर बहुत पतला है तो r/3 और बहुत छोटा हो जाएगा, नेगलेक्ट ही कर देना इसको तो आगे जाके। अब क्या करेंगे, अपवर्ड फोर्स था ये, डाउनवर्ड फोर्स आया ये, दोनों को बराबर रख दो और टी निकाल लो। ये आ गया, चाहे तो एच निकाल सकते हो, ये आ जाएगा। इसे बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। अपवर्ड जा रहा है ना फ्लूइड, इसे एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं। देख लो एक बार अच्छे से।
देखिए अब ये देखें अच्छे से, हाथ से कर करके देखें। आर मतलब रेडियाई ऑफ ट्यूब, ये फाइन ट्यूब है, बहुत फाइन ट्यूब है, डायग्राम में बहुत ब्रॉड बना रखी लेकिन है बहुत पतली। इसके बाद इसको देखें। ये क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, मिसल फॉर्मेशन वो का वही है। ये क्या था, हाइड्रोफोबिक पार्ट था कार्बन की चेन, ये हाइड्रोफिलिक था, ये डार्ट से चिपका, डार्ट को खींचा, खिंचाव को सरफेस एक्सटेंशन बोलते हैं, खींचा 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 और ये डार्ट बाहर आ गई। तो क्लींजिंग एक्शन भी इसी पे डिपेंड कर रहा है। चलिए ये क्वेश्चन नोट करें एक बार और इसका सॉल्यूशन करके मेरे को मैसेज करें क्या आएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन्ड to lift a car with maximum of 3000 kg. The area of cross section of piston carrying the load is 425 centimeter square. What is the maximum pressure would the small piston have to bear? प्रेशर का फॉर्मूला लगा दें, फोर्स अपॉन एरिया। जितना प्रेशर एक जगह लग रहा है उतना ही दूसरी जगह लगेगा। करके देखें क्या आंसर आ रहा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन नोट करें। A square plate of 10 centimeters side move parallel to another plate with a velocity of 10 centimeter per second. Both plates are immersed in water. If the viscous force is 200 dyne, the viscosity of water is 0.01 poise. What is their distance apart? कितनी दूर होंगे ये निकालना है। सब चीज़ें गिवन है, वैल्यू डालें आंसर आ जाएगा। नोट कर लें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए ट्यूब ऑफ लेंथ 20 मीटर हैज इनिशियल ओपन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एंड एंड पॉइंट ओपन एरिया इज इतना। If the velocity at the beginning is 10 meter per second square, then what is will the ejaculation velocity? Ejaculation velocity निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अपने पढ़ी है, a1v1 बराबर a2v2, वो लगाएं और सॉल्व कर दीजिए। नोट करिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
फाइंड वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स इफ हाइट इज 2 मीटर। ये फॉर्मूला था v इक्वल्स टू रूट टू जी एच अंडर रूट टू जी कितना है 9.8 या 10 और h कितना है 2 टू जो 4 रूट 40। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। फ्लूइड हैव डेंसिटी 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। देखो डेंसिटी दे रखी है, एक तो वेलोसिटी दे रखी है। डायमीटर दे रखा है। लेमिनर फ्लो मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा या टर्बुलेंट होगा, ईटा दे रखा है। तो रेनॉल्ड नंबर डिवाइडेड बाई ईटा या रो वीडी बाई ईटा वैल्यू डालें और सॉल्व करके देखें क्या आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक कैपिलरी ट्यूब की हाइट इतनी है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 45 डिग्री है, डेंसिटी रो लिखते हैं इसको 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, जी की वैल्यू है, टेंशन निकालनी है। तो 2t cos थीटा बाय आर रो जी ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से टेंशन फाइंड करके देखें कितना आता है आंसर, चेक करिए। करिए जल्दी से, पूरा सॉल्व करके देखें, वैल्यूज डालें, ये पूरी वैल्यू रख के पूरा सॉल्व करके देखें। cos 45 की वैल्यू पता ही होगी आपको, अच्छे से सॉल्व करें। कोई भी दिक्कत आए आप मुझे मैसेज करिए, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर डाउट को क्लियर करा जाएगा। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए तो उसको 3-4 बार देख लें, एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दें, सोचें, कल्पनाएं करें, इमेजिनेशंस करें, उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर आएगा। फिर भी नहीं आए तो मुझे बताएं, मैं उसको और आपको किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अच्छे से आ जाए समझ में। लेकिन करना आपको है, और सारे डेरिवेशन हाथ से लिख लिख के करें तभी समझ में आएंगे। खाली ओरली देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। डेरिवेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, हर स्टेप को हाथ से करेंगे तब उनके अंदर की बारीकी समझ पाएंगे। और धीरे धीरे करें, जल्दबाजी में कुछ ना करें। राइटिंग अच्छी रखें, बहुत अच्छी राइटिंग में करें, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। खाली रफली आप कुछ भी घसीटे मारेंगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, सब वेस्ट है आपका। अपने सेल्फ नोट्स बनाते रहें, और जितना भी पीडीएफ दिया गया है स्कूल की साइट पर उसको आपकी क्लासर कॉपी में उतार लें। हर चैप्टर के एंड में पीडीएफ दिया जाता है, उसको नोट कर लें। जो भी लेटेस्ट 2020-21 के सिलेबस के पॉइंट है सारे कवर करे गए हैं, और जो डिलीट हो गए हैं उनको हटा दिया गया है। ठीक है।
तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक लेक्चर में पढ़ाए जा रहे हैं इन्हीं को अच्छे से करना है। कोई क्वेश्चन आएगा तो ये जो कराए जा रहे हैं इन्हीं पे बेस्ड है सारे, यही करने हैं। सिलेबस रिड्यूस होने के बाद 2020-21 में जो भी आपको है आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही यहाँ पर करवाया जा रहा है। चलिए कर लिया होगा, एक बार रिवाइज कर लें वापस शुरुआत से, देखते जाएं एक एक पेज और सोचते जाएं क्या पढ़ाया था मैंने। अब ये देखें, वैल्यूज भी रट लें, 1 ATM की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, ज़रूर से पूछें, कोई टॉपिक समझ में नहीं आए तो मन में ना रखें, क्योंकि सब्जेक्ट इतना भी आसान नहीं है कि हाँ भाई एक बार पढ़ाते ही सब चीज़ें समझ में आ जाए। किसी को समझ में आ जाती है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, लेकिन किसी को नहीं आए तो भी अपने को घबराना नहीं है, अपन को तो अपनी नॉलेज लेनी है। नहीं आए तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, हर टॉपिक क्लियर करा जाएगा। सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा हो ज़रूरी नहीं है, एक जैसा चल रहा हो, एक ही टाइम पर एक ही चीज़ सोच रहे हो अच्छे से। ठीक है, अलग अलग कल्पनाएं होती है सबकी अपनी अपनी, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को नहीं आता, कोई इमेजिनेशन जल्दी कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो घबराना नहीं है, अपने को तो टॉपिक सीखना है, जल्दी देर अपने पास कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक समझ में आना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे तरीके रहते हैं, एक तरीके से नहीं समझ में आए तो और किसी दूसरे से समझा सकता हूँ। देखिए अब ये डेरिवेशन देखिए, इसका तो मैंने दूसरा तरीका भी बताया था, वो ज़्यादा बेटर लगा, उससे भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में ये सारा तरीका था, सेकंड मेथड भी सिखाया था, उसको देख के खुद के हाथ से लिखना भाई, तब मज़ा आएगा। आपको एक टास्क दे रहा हूँ, मरकरी की डेंसिटी पता करके रखना है कितनी होती है, लर्न भी कर लेना। थोड़ी बहुत चीज़ें आपको भी अपने तरफ से वर्कआउट करनी है। ये देखिए, ये डाटाज है बहुत सारे, इनको भी याद करना है। चलिए ये देखिए हाइड्रोलिक मशीन्स, इनको भी अच्छे से देखें। अब ये देखिए ब्रेक, यहाँ तक फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे थे आप, अब फ्लूइड डायनामिक्स है, ये मोशन में है फ्लूइड, ये स्टडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनर फ्लो भी कहते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से देखें। ये बर्नौली थ्योरम देखें। अपने हाथ से लिखें, फिर वापस पढ़ के देखें कहाँ पर किस स्टेप में दिक्कत आ रही है। पहले एक बार रफ में लिखें, फिर उसको समझ में आ जाए तब फेयर में लिखें। सारे डेरिवेशन पहले डायरेक्ट फेयर में नहीं करें, पहले रफ में करें, समझ में आ जाए बढ़िया से, फिर उसको फेयर आउट करें। 2 बार करें, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अच्छे से कर लीजिएगा ये चैप्टर, सारे फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जाने चाहिए आपके।
लास्ट में जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो भी आपको अच्छे से कर लेने हैं। ये वाले जितने भी न्यूमेरिकल दिए इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है। कोई डाउट आए तो आपको मैसेज करना है। ठीक है, चलिए गुड बाय।